3D देखना बहुत आसान टॉपिक है। अगर तुम्हें वेक्टर आ गया है तो इसमें कुछ भी नहीं है नया। ठीक है, चलो 3D में ध्यान से सुनना। शुरुआत की 2-3 क्लास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जितने भी कंसेप्ट बनने होंगे 2-3 क्लास से बन जाएंगे। चलो, तो 3D में अब अगर मान लो मुझे कोई भी पॉइंट अगर लेना है A, B, C, ठीक है ना, तो कैसे लेते हैं? एक्स में जाएंगे, ए लेन जाओगे एक्स साइड, वाई में जाओगे कितना बी, जेड में जाओगे कितना सी। यहां पे जाके कुछ तुम्हारा क्या पॉइंट मिलेगा A, B, C। कर पाते हो? समय A, B और कितना C। पक्का? जैसे 2D में हमारे क्वाड्रेंट्स होते थे, याद करो। 2D में अगर बात करें तो याद करो क्वाड्रेंट्स होते थे। पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां एक्स और वाई दोनों कैसे होते थे? पॉजिटिव। यहां एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। यहां दोनों नेगेटिव, यहां एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो सिमिलरली 3D में इस बार क्वाड्रेंट्स ना होकर ऑक्टेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स नाम से समझ में आ रहा होगा, क्वाड मतलब 4, ऑक्टेंट मतलब कितने होंगे? 8। और 8 समझना कैसे होंगे? अगर मान लो ये ओरिजिन है, ये मान लो कैसा है ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई और ये कितना जेड। एक्स, वाई और कितना जेड। तो जब z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, जब z कोऑर्डिनेट कैसा होगा? पॉजिटिव, मतलब बोर्ड के इस साइड वाला हिस्सा। और z नेगेटिव कब होगा? बोर्ड के पीछे वाला हिस्सा। तो जब बोर्ड के इस साइड वाला हिस्सा होगा, ये कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मीन्स जब z कोऑर्डिनेट कैसा होता? पॉजिटिव, तो फर्स्ट में क्या होगा? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो पहले 4 तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, बस इसमें z आ गया और वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, पहले 4 क्वाड्रेंट में। फिर अगले जो 4 होंगे उसमें z कैसा होता? नेगेटिव। इसमें हमारा ये z है, तो इस बोर्ड के पीछे, इस बोर्ड के पीछे, इसके जस्ट पीछे जो होता वो कितना होता? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो जब z नेगेटिव होगा दोनों पॉजिटिव, 5वां नेगेटिव पॉजिटिव, 6वां, 7वां, 8वां। ऑक्टेंट समझ में आया कुछ क्या होता है? टोटल कितने ऑक्टेंट्स होंगे तुम्हारे? 8। ठीक है, जैसे 2D में होते हैं वैसे ही होता है। शुरुआत के 4 में z कैसा होता है? पॉजिटिव। लास्ट के 4 में z कैसा होता है? नेगेटिव। अगर मैं तुमसे पूछा होता 1, -2, 3 कौन सा ऑक्टेंट है? 1, -2, 3 कौन सा ऑक्टेंट है? देखो z कैसा है? पॉजिटिव, तो शुरुआत के 4 में होगा। अब x पॉजिटिव और y नेगेटिव, कौन सा होगा? चौथा। -3, 1, -4 कौन सा होगा? z कैसा है? नेगेटिव। z कैसा है? नेगेटिव, तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। अब x नेगेटिव, y पॉजिटिव, 5वां, फिर इधर 6वां, कौन सा होता? 6th। है नहीं आया? क्या? पक्का है? तो नहीं है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से हम 3D में किसी भी कोऑर्डिनेट्स का बता सकते हैं कि उसका ऑक्टेट कौन सा होगा। चले, अब देखना, अगर मैंने एक पॉइंट P डिफाइन किया, A, B, C। तो मैंने एक पॉइंट P डिफाइन किया कितना? A, B, C। अगर मैं तुमसे पूछूं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन, ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन, गौर करना। ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है।
पहले तो बताओ एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा? एक्स और वाई को कंटेन करने वाला प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन होगा। तो अगर तुम्हारा पॉइंट कैसा है, ए बी और सी, तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस जो और कुछ नहीं, यही लेंथ तो था, और ये लेंथ कितना था, सी था। और देखें तो ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, समझ में आता है? तुम्हारा पॉइंट क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, यहां कहीं पॉइंट है। तो इस पॉइंट का इस बोर्ड से डिस्टेंस तो जो ये लेंथ तो होगा, और ये लेंथ तुम्हारा कितना था, सी था। कितना था? और इसी से सोचो अब मैं एक पैटर्न भी बना सकता हूं। जब एक्स वाई प्लेन की बात चली तो सोचो कोऑर्डिनेट कौन सा आया, जेड वाला। एक्स वाई प्लेन की बात चली तो कोऑर्डिनेट कौन सा आया, जेड वाला। तो क्या तुम बता सकते हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाईजेड प्लेन कितना आएगा? पैटर्न से कर सकते हैं। जब वाईजेड प्लेन की बात चलेगी तो कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा, एक्स वाला। और सिमिलरली जब एक्सजेड प्लेन की बात चलेगी उसका डिस्टेंस कितना आता, बी। अगर तुम्हें एक याद है तो बाकी ऑटोमेटिकली तुम बना लोगे पैटर्न देख के। तो आ रहा है क्या, बता देना है ना, कुछ पूछ। चलो अब देखना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। थोड़ा फील करो, देखो पॉइंट कहां है, देखो तुम्हारा ए बी और सी। हमें सोचो ये लेंथ चाहिए, हमें ये लेंथ चाहिए, ए बी और सी पॉइंट यहां है ना। हमें इसका डिस्टेंस कहां से चाहिए, एक्स एक्सिस से, तो मुझे ये लेंथ चाहिए। और ये लेंथ सोचो आएगा इस लेंथ का स्क्वायर, इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर। देखो यहां राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। इस ट्रायंगल इसका लेंथ कितना आता, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम कहां से चाहिए, एक्स एक्सिस। तुम्हें ये लेंथ तो चाहिए डस्टर वाली, और ये लेंथ सोचो, ये लेंथ और ये लेंथ सोचो, यहां राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसका लेंथ कितना आएगा, इसका लेंथ का स्क्वायर प्लस इसके लेंथ का स्क्वायर का अंडर रूट। और ये लेंथ कितना था, बी, ये लेंथ कितना था, सी। अच्छा बताओ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना लिखूंगा बताओ, अंडर रूट ऑफ कितना, बी स्क्वायर प्लस का कितना, सी स्क्वायर। तो क्या कोई पैटर्न दिखा? जब एक्स एक्सिस की बात आई तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का अंडर रूट आया। शायद आप बता सकते हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस आएगा अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस का कितना, सी स्क्वायर। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कितना, जेड एक्सिस था अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस का कितना, अरे हो आया चले। अगले लिखना, एंगल मेड बाय ओपी लाइन, एंगल मेड बाय ओपी लाइन विथ एक्स एक्सिस। अच्छा होगा, मेरा क्वेश्चन पूछना क्या था, एंगल मेड बाय ओपी लाइन। ओ से ओ क्या है, ओरिजिन। पी का होता ए बी सी, जो पी कुछ यहां कहीं होता, बोलो पी मान लो यहां कुछ है ना, यहां से ए, यहां से बी और यहां से कितना, सी लाइन यहां। अब उनको इस लाइन का एंगल निकालना है विद कितना, एक्स एक्सिस। सर अपन कौन सा एंगल निकालना है, निकालना है। अब ये वाला एंगल अगर तुम्हें निकालना है
तो मैं कह रहा हूं क्यों ना वेक्टर्स का यूज कर ले। ये एंगल मैं कह रहा हूं इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल ही तो होगा। ओपी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया इज इक्वल टू इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया। इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड आई कैप, एक्स एक्सिस का लॉन्ग वाला वेक्टर। और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी ओपी वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, तो 0 0 और p, तो ओपी वेक्टर कितना आता ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी के कैप। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तो cos ऑफ थीटा कितना आएगा ए डॉट बी बाय मॉड ए और कितना मॉड बी। बोलो है ना, बोल दो। इसका डॉट आई के साथ लेते तो आई का आई के साथ कितना आता ए, आई का आई के साथ कितना आता ए, और यहां कितना आता अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना सी स्क्वायर। एंगल मेड बाय ओपी लाइन विथ एक्स एक्सिस कितना आ गया, cos थीटा इक्वल टू कितना ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए अपॉन कितना मॉड ऑफ ए वेक्टर। स्क्वायर प्लस सी होता है। मैंने कहा अपन को क्या करना था, ये जो लाइन बनती ओपी वाली इसका एंगल निकालना था विद एक्स एक्सिस। मैंने कहा था ये वाला वेक्टर ले लो, ये वाला वेक्टर ले लो, इनके बीच में एंगल निकाल लो। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। क्या तुम आप बता सकते हो ओपी लाइन ने वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया होगा, एंगल मेड, एंगल मेड बाय पी विथ कितना वाई एक्सिस, कितना वाई एक्सिस। तो शायद पैटर्न दिख गया होगा, बी वी अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना सी स्क्वायर। इसको मैं नाम देता हूं कितना कॉस बीटा, कॉस ऑफ बीटा। बीटा समझ ना, बीटा एंगल मेड, एंगल मेड विथ कितना वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो बोल दो सिमिलरली एंगल मेड, एंगल मेड विथ जेड एक्सिस, इसको मैं नाम दे रहा हूं कितना कॉस ऑफ गामा, और ये कितना आएगा सी अपॉन रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना चला ना। हम बस एक निकाल रहे हैं, बाकी अपन पैटर्न देख रहे हैं। ये एक आया नहीं आया, देखो इसी से बाकी दो आएंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या किया, सिंपली दो वेक्टर लिए, दोनों के बीच का डॉट बाय मॉड ए और मॉड बी। तो बोल दो है क्या, शांत जाओ। चले गौर करना, यहां से अब एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बीटा कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर गामा सी स्क्वायर अपॉन दिस, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितने निकल के आ गई 1।
प्लस आया, है ना। और अल्फा बीटा गामा क्या थे, अल्फा बीटा गामा क्या थे, अल्फा बीटा गामा आर एंगल made by the line, or angle made by the line with x axis, y axis and z axis respectively. प्लस में अब समझना, ये अपने आप में देखो, तो क्वेश्चन ये है कि क्या 3D में कोई ऐसी लाइन एग्जिस्ट कर सकती है क्या विच मेक्स 30 डिग्री विथ x एक्सिस, 45 डिग्री विथ y एक्सिस एंड 60 डिग्री विथ z एक्सिस। क्या ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट कर सकती है क्या 3D में, 3D में तो x एक्सिस से 30 डिग्री, y एक्सिस से 45 डिग्री और z एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाए 3D में? समझो ये क्या कहना चाह रहा है, तो गौर करो। ये हमने क्या बात किया कि अल्फा बीटा गामा ये क्या है, किसी भी लाइन का, किसी भी रैंडम लाइन का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस एंगल था। और इसने क्या कहा कि भाई अल्फा बीटा गामा तुम कुछ तो भी रैंडम नहीं छाप सकते, वह अल्फा बीटा गामा ऐसा ही लेना पड़ेगा ताकि ये रिलेशन हमेशा कैसा हो, ट्रू हो। लेकिन अगर मैं इस सिनारियो के हिसाब से अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा अगर निकालूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा निकालूंगा तो कॉस 30 का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 3/4। कॉस स्क्वायर बीटा अगर निकालूंगा 1/√2 कॉस स्क्वायर 1/2। कॉस स्क्वायर गामा अगर निकालूंगा 1/2 कॉस स्क्वायर 1/4। और इन सब का सम देखो 1 हमारा मीन्स नो सच लाइन कैन एग्जिस्ट, लाइन एग्जिस्ट मीन्स 3D में ऐसी कोई भी लाइन नहीं हो सकती जो x, y और z से ये तीन एंगल्स बना रहे हो कि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई तुम्हारा नहीं कर रहा। तो 2D की तरह नहीं है कि मन चाहे जो भी एंगल दे दो लाइन बन जाती है। 3D में ये रिलेशन तुम्हारा ट्रू होना चाहिए। तो बताया आगे चले। अब मुझे बताओ, समझ जाओ, थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं तुमसे कहूं 3D में ये जो पॉइंट है, ये इस पेन का जो टिप है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होने वाले लाइंस बनाओ, पॉइंट से पास होने वाले लाइंस बनाओ। कितनी लाइंस बनेगी? ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, बहुत सारे बन सकते थे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइंस होते हैं? इनफाइनाइट। अगर मैं तुमसे बोलूं ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन बनाओ, इस वेक्टर के पैरेलल कितनी लाइंस बन सकती थी? तो ये भी होता, ये भी होता, ये भी, ये सब होते। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन बनाओ जो उस पंखे के सेंटर से पास हो रहा हो, तो एक ही बनता। तो इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन बनाओ जो उस पंखे के सेंटर से पास करे, एक ही तो बनता आराम से।
तो हल्का से ऊपर करती तो ऊपर निकल जाता, हल्का से नीचे करती तो नीचे से निकल जाता, एक ही तो बनता। तो 3D में एक लाइन को फिक्स करने के लिए तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए पड़ेगी? 3D में एक लाइन को फिक्स करने के लिए तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एक वेक्टर जिसके पैरेलल लाइन हो रही हो, वेक्टर जो लाइन के कैसा हो, पैरेलल, और एक पॉइंट जिससे वो पास कर रहा हो। लग नहीं रहा है, ध्यान देना। 3D में एक लाइन को फिक्स करने के लिए, लाइन को फिक्स करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक पॉइंट ऑन द लाइन, एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर हो, और एक क्या, लाइन के पैरेलल एक वेक्टर, लाइन के पैरेलल एक वेक्टर। अगर हमें ये दो चीजें अगर पता है तो हम 3D में उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और वो लिखेंगे कैसे, देखना। अगर पॉइंट P मान लो होता A, B, C, और जो वेक्टर मान लो अगर होता वो होता L I कैप, बोलो अल्फा I कैप प्लस बीटा J कैप प्लस गामा K कैप। तो जो लाइन की इक्वेशन आएगी, ध्यान देना, लाइन की इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस ए अपॉन अल्फा, y माइनस बी अपॉन कितना, बीटा, z माइनस का c अपॉन कितना, गामा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन equation of line in 3D. This is called basically symmetric form of line. Symmetric form of line. से 2D में अपन लोगों ने याद किया था, 2D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे? 2D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपन को क्या चाहिए पड़ता था? एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट और स्लोप पता तो इक्वेशन कैसे लिखते थे? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1 लिखते थे। सिमिलरली वैसे ही 3D में लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए। तो पॉइंट्स को कहां रखेंगे? यहां पर, और उस वेक्टर को अल्फा बीटा गामा को कहां रखेंगे? यहां। पास आया, नहीं आएगा? अब बताया नहीं आया। इससे कमाल होता, इक्वेशन लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू, इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 3, 1, 2 पैरेलल टू 3i माइनस का 2j प्लस का कितना 4k। गौर करना अच्छे से। इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 3, 1, 2 एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? लाइन इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ? x माइनस का 3, y माइनस का 1 और z माइनस का 2, है ना। नीचे क्या आएगा? 3, -2 और 4, तो है ना, ये नहीं आएगा थोड़ा सा, गौर करना अभी इसमें। मुझे बताओ, गौर करना, क्या अगर मैं इसकी जगह पर अगर ये लिखता तो बताओ लाइन की इक्वेशन सही होती कि नहीं होती? ये लाइन की इक्वेशन और ये लाइन की इक्वेशन सेम है कि सेम नहीं है? है कि नहीं है? तो वापस से समझना, मैंने यहां क्या लिखा था, शांत जाओ। हमें नीचे क्या लिखना होता है? हमें नीचे क्या लिखना होता है? जो इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसी के तो कंपोनेंट नीचे आते हैं।
तो कंपोनेंट नीचे आते हैं। तो यहां सोचो जो पैरेलल वेक्टर था वो कौन सा था, 3 - 2 और कितना 4। ये तो मैंने 3 - 2 4 लिख दिया। क्या ये जो वेक्टर मैंने लिखा 6 - 4 और 8, क्या ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो जो मैंने क्या किया, इस वेक्टर का 2 गुना ही तो कर दिया, इस वेक्टर का 2 गुना कर दिया। क्या ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल नहीं होगा? हाँ? मैंने क्या कहा, नीचे उस वेक्टर के कंपोनेंट आएंगे जो उस लाइन के कैसा हो, पैरेलल। तो अगर ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है तो इसका 2 गुना जब मैं करूंगा तो उसके भी तो पैरेलल होगा। होगा। क्या मैं अगर ये कर देता तो क्या आंसर सही होता? क्या लिख देता हूं मैं? क्या अगर मैं इसकी जगह पर ये लिखता तो सही होता कि नहीं होता? -3 2 और -4। तो ये मैंने करा क्या, मैंने इस वेक्टर को जस्ट पलट दिया। तो देखो ये जो लाइन थी वो इस वेक्टर के पैरेलल था, मानते हो? क्या वो इस वाले वेक्टर के पैरेलल है कि नहीं है? और वो इस वाले वेक्टर के पैरेलल है, क्या इस वाले वेक्टर के पैरेलल होगा नहीं होगा? होगा ना यार। तो ये लाइन है ना, लाइन की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, लाइन की डायरेक्शन होती है क्या? लाइन अगर इस वाले वेक्टर के पैरेलल है तो इस वाले वेक्टर की तो पैरेलल होगा। मीन्स ये भी सही है, भी सही है और ये भी सही है। बस तुम्हें नीचे क्या चाहिए होता है, नीचे बस एक वेक्टर चाहिए जो उस लाइन के पैरेलल हो। अब उसका लेंथ तुम चाहे बढ़ाओ कम करो उल्टा करो फर्क नहीं पड़ता, बस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। और लाइन की जब मैं पैरेलल बात करता हूं वेक्टर की, तो वेक्टर ये वाला भी पैरेलल होता है और इसका उल्टा वाला भी पैरेलल होता है, क्योंकि लाइन की थोड़ी कोई डायरेक्शन है। हाँ, वेक्टर्स में दिक्कत होती थी कि अगर ये वेक्टर इधर है तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके एंटी पैरेलल होगा, है ना क्या? समझ में आ रहा है? लाइन के पैरेलल एक वेक्टर। तो बताया, आ रहा नहीं आ रहा? मान लो अगर मैंने पूछा होता फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, बात नहीं करो, 1, 0, -1, 3, 2, 5 लाइन ज्वाइनिंग 1, 0, -1 and 3, 2, 5। तो कैसे करते होता हो? कैसे करते होता हूँ? 3D में लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, एक पॉइंट जो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो, हाँ तो दो दो पॉइंट पता है, और एक वेक्टर जो उस लाइन के पैरेलल हो। क्या हमें कोई वेक्टर पता है जो उस लाइन के पैरेलल है? तो दिस पॉइंट मैंने दिस पॉइंट करके ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूँ ना। ये वाला वेक्टर कितना था, 3 - 1 y कैप, 2 - 0 2 j कैप, 5 - 1 इसका k कैप, दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट, वही तो ये वाला वेक्टर होगा। बताओ इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है?
कौन कौन सा ऑप्शन सही है? आ रहा है तो ऊपर क्या आएंगे? पॉइंट। पॉइंट सोचो, 1 0 -1 भी आ सकता था, 1 0 -1, या 3 2 5 ये भी ले सकते थे। डायरेक्शन के लिए इसके अलॉन्ग वाला वेक्टर, तो 2 2 6, 2 2 6 ये सही है। 2 2 6 भी सही है। क्या इसका उल्टा करते तो -2 -2 -6 होता, वो भी सही होता, तो उसका 2 गुना भी सही होता। -2 -2 -6 का 2 गुना, -4 -4 -12 ये भी सही होता। बस इनका रेशियो कितना होना चाहिए? 2:2, 2:2:6 होना चाहिए। चल रहा क्या? तीनों ऑप्शन सही। थोड़ा बताया। पिछले आसन में बस हमें लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए होता है। अब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है ना। अगला टर्म आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन साइन। डायरेक्शन कोसाइन देखने क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन इज अ ट्रिपलेट ऑफ फॉर्म a, b, c, where a, b, c are components of a unit vector. अब देखना थोड़ा नया टर्म आएगा, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन सिंपली क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है a, b, c, और a, b, c क्या है? जो i, j और k कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, जो i, j और k कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, वही है। बस ये जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी यूनिट वेक्टर के होने चाहिए। एग्जांपल देखो, मान लो अगर होता, क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3i + 4j + 5k। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन सिंपली क्या है? इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है उसी का एक ट्रिपलेट बना दो, वही डायरेक्शन कोसाइन है। लेकिन उसने क्या कहा था? डायरेक्शन कोसाइन किसका होता है? एक यूनिट वेक्टर का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। और यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसके मॉड से क्या दे दो? डिवाइड। इसका मॉड कितना आएगा? √50, मतलब कितना? 5√2। अब इसके जो i, j और k कंपोनेंट होते, i कंपोनेंट कितना होता? 3/5√2। ये कितना होता? 4/5√2। ये कितना होता? 5/5√2। दिस विल बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अबव वेक्टर। सिंपल सा है क्या? डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किसका डिफाइंड होता है? यूनिट वेक्टर का ही डिफाइंड होता है। तो बोल दो। समझ जाओ। तो देखना अगला स्टेटमेंट देखना, ऑल पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन कोसाइन। ट्रू या फॉल्स? जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे सबका डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होगा। एग्जांपल देख लो,
इससे मालूम होता है 2i प्लस जे प्लस का कितना 3k, और 4i प्लस का 2j इसका कितना 6k, 20i प्लस का कितना 10j प्लस का कितना 30k। तो हमारे तीनों वेक्टर्स पैरेलल है, वेक्टर्स पैरेलल है कि इसका 2 गुना किया ये बना, इसका 10 गुना किया ये बना। 2 गुना करने पे वेक्टर तो पैरेलल ही रहेगा ना, ये वेक्टर का लैम्डा टाइम किया पैरेलल तो होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इन सब का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो सेम ही आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करते, पहले हम इसको यूनिट वेक्टर बनाते, इसको यूनिट वेक्टर बनाते, और इसको भी यूनिट वेक्टर बनाते, और यूनिट वेक्टर जब बनाओगे तो सेम ही तो आएगा, जो ऑल हैव सेम डायरेक्शन कोसाइन। कितना 2 बाय 9 4 13 और 1 14, 2 बाय रूट 14, 1 बाय रूट 14 और 3 बाय रूट 14। आराम से नहीं है क्या? डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले किसी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके कंपोनेंट उठा लेते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनिशियली क्या रहा हो, कुछ भी रहा हो, बनाना तो उसको यूनिट वेक्टर ये अपन को पहले। मैं डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाओ, फिर आई जे और के कंपोनेंट खींच लो। कुछ तो बोलो है ना। लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली होता है, ठीक है, लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। अगर तुमसे कभी भी बोला जाए कि भाई फलाना लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहता है कि उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। मैंने क्या कहा, है क्या है? तो देखो, मान लो अगर होता x प्लस 1 अपॉन -2, y माइनस 3 अपॉन 4, z माइनस 1 अपॉन 5, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अबव लाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अबव लाइन। इस लाइन के भाई डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताओ मींस इनडायरेक्टली किसके डायरेक्शन कोसाइन वो पूछ रहा है, माइनस का 2i प्लस का कितना 4j प्लस का कितना 5k। इनडायरेक्टली सोचो इसी के तो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। और किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, पहले इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाओ, पहले इस वेक्टर को बनाओ क्या यूनिट वेक्टर, तो माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k अपॉन 25 31 41 और 4 45 45। इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आते, -2 बाय कितना अंडर रूट ऑफ कितना 45, 4 अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ 45 और कितना 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना 45 है ना। क्या हो गया, थोड़ा लास्ट में गौर करना, मैंने यहां चुपके से प्लस माइनस लगाया, ठीक है, ऐसा क्यों, हमारे प्लस माइनस क्यों आया, समझ जाओ बस। तो अभी मैंने क्या बोला, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन कोसाइन। जैसे मैं तुमसे पूछूं इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर सोचो ये होता है ना, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर ये वाला भी तो होता, और इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन सोचो ये आ गए प्लस वाले, तो जो दूसरा वाला वेक्टर होता है ये भी तो इस लाइन के पैरेलल ही है, इसके भी डायरेक्शन कोसाइन माइनस वाले भी तो होंगे। आया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एवरी लाइन हैज कितने डायरेक्शन कोसाइन, एवरी लाइन हैज 2 डायरेक्शन को,
प्लस का और एक माइनस का। आ रहा नहीं आ रहा? कौन कौन से? प्लस माइनस का, एल एम एन। है ना? तो क्या? चलो आगे चलें। बताया नहीं यार। रहता, आगे देखना। मान लो अगर कोई लाइन होती, मान लो ये अगर कोई लाइन होती, ठीक है ना? इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या होते बताओ? अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। गामा अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और शायद से मारो इस लाइन के डायरेक्शन को साइन। तो ये लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा है? अल्फा ए कैप, बीटा जे कैप और गामा के कैप। तो पहले उस वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर बनाया डिवाइड देके, फिर उसके आई जे और के कंपोनेंट उठा लिए। और चूंकि लाइन है तो वाला वेक्टर भी पैरेलल होगा, ये वाला वेक्टर भी पैरेलल होगा। इस लाइन के अलॉन्ग दो डायरेक्शन को साइन होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। हाँ, तो बोलो। ठीक है, और ध्यान देना आज से हम लोग इसको नाम देंगे एल, तो एम, और इसको एन। एल एम और एन, कहीं भी तुम्हें एल एम और एन दिख जाए तो समझ जाना वो किसी भी लाइन के क्या है, डायरेक्शन को साइन से है ना? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या होगा, वन। तो हमने नाम क्या दिया, एल एम और कितना, एन। देखो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे उनके स्क्वायर का सम हमेशा आएगा, वन आएगा। आ रहा है ना? और देखना अच्छी बात क्या है इसमें, अगर मैं इसी में तुमसे पूछता एंगल 8 बाय above line with x axis, angle made by above line with x axis। किसी भी लाइन ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, जैसे अगर मान लो ये लाइन होता, ये लाइन मान लो x एक्सिस होती, इस लाइन ने इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, कैसे निकालोगे? थ्री डी में एंगल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका तुम्हें आता है, कौन सा? वेक्टर। थ्री डी में एंगल निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, कौन सा? वेक्टर। तो तुम्हें इस लाइन में और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकालना है,
इनडायरेक्टली तुम्हें किन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है? जो इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है वो, और एक्स एक्सिस के अलोंग वाला वेक्टर वो। लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल या इस लाइन के अलोंग वाला वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, बात बराबर है ना? ये लाइन और इस के बीच का एंगल या इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल, बात बराबर है ना? तो एंगल मेड बाय अबव लाइन विथ एक्स एक्सिस या एंगल मेड बाय द वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, जो कि कितना है? अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस के कैप का एंगल विथ एक्स एक्सिस, बात बराबर है। और ये हम कैसे निकालेंगे? तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कॉस अल्फा कितना होता है? ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी तो क्या था? दिस डॉट दिस बाय मॉड ऑफ दिस बाय मॉड ऑफ दिस। तो कॉस अल्फा जो आया वो ये आ गया। कॉस बीटा कितना था? बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। कॉस गामा कितना था? मतलब गामा वो अलग है ना, ये एंगल अलग है ना, अलग है ना। और गौर करो, यही तो तुम्हारा एल एम और एन थे, तो यही तो तुम्हारा एल था, डी एम था, ये क्या था? एन था। मीन्स ये कह सकता हूं कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन को साइन, किसी भी लाइन के डायरेक्शन को साइंस सीधा क्या होंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। बस ये बात यह है, जब भी तुम किसी भी लाइन के तुम डायरेक्शन को साइन निकालते हो, वो जो एल एम एन आता है उसमें जो एल होता है वही क्या होता है? उस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल का कॉस होता है। कॉस अल्फा ही क्या होता है? एल। कॉस बीटा ही क्या होता है? एम। कॉस गामा ही क्या होता है? एन। तो आज से अब अगर हमें कभी भी किसी भी लाइन का वाई एक्सिस से अगर एंगल चाहिए होगा, वाई एक्सिस से अगर एंगल चाहिए होगा, मैं इतना तामझाम नहीं करूंगा, सिंपली क्या करूंगा? उस लाइन का डायरेक्शन को साइन निकालूंगा, उसमें जो एम होगा वही क्या होगा? कॉस ऑफ बीटा होगा। हाँ। से हमारा पूछा था एंगल बिटवीन एक्स माइनस 3/2 y प्लस 1/1 अपॉन -2 एंड पहला एक्सिस, दूसरा जेड एक्सिस, तीसरा प्लस 1/3 y माइनस 1/2 जेड -3/, वाले क्वेश्चन होता है। ठीक है, बात नहीं करो। हमें क्या निकालना है? इस लाइन का एंगल निकालना है विथ कितना? एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ना किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है वो तो बड़े अच्छे बनते हो, सीधा डायरेक्शन को साइन से इक्वेट कर दो। तो पहले क्यों ना मैं इस लाइन के डायरेक्शन को साइन निकालू। इस लाइन के डायरेक्शन को साइन क्या होंगे बताओ? 2 1 -2, तो 2/4 4 9 2/3 आएगा ना। 2/3 1/3 और कितना? माइनस का 2/3। इस लाइन के डायरेक्शन को साइन आते प्लस माइनस। तो एक्स एक्सिस से एंगल
तो एक्स एक्स से एंगल कितना लिखूं? कॉस अल्फा की वैल्यू सीधा कितना हो जाएगा 2/3, प्लस माइनस का 2/3, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ प्लस माइनस का कितना 2/3। अगर तुम्हें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अगर एंगल निकालना है तो बड़ा सिंपल है, उसके लिए वेक्टर का यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्शन कोसाइन निकालो, ये एल होगा, यही कॉस अल्फा होगा, यही कॉस बीटा होगा, यही कॉस गामा होगा। ये सेकंड पार्ट में क्या चाहिए था? क्या चाहिए था बताओ? जेड एक्सिस से एंगल, तो ये किस कलर होगा? कॉस गामा, और कॉस गामा किस कलर होगा? एन के माइनस प्लस ऑफ कितना 2/3, कॉस गामा, गामा इज इक्वल टू कितना आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस प्लस ऑफ कितना 2/3। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? ना इस वेक्टर का एक्स और जेड से तो हम सीधा डायरेक्शन कोसाइन से बता देंगे, बट अगर हमें इस लाइन का एंगल विद दिस लाइन चाहिए तो अब हमें वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। तो सोचो दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, तो इनके अलोंग वाले जो दो वेक्टर्स होंगे तो उनके बीच का एंगल निकाल दो। दो लाइंस के बीच का एंगल, तो इनके पैरेलल एक वेक्टर मुझे पता है, इसके पैरेलल एक वेक्टर मुझे पता है, तो क्यों ना मैं इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लूं। तो इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन से दो वेक्टर्स है अपने? एक अपना 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का कितना 2k कैप, और कौन सा अपना i कैप प्लस 2j कैप प्लस का कितना 4k कैप। इसके बीच में एंगल निकाल लें, और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू कितना a डॉट b, a डॉट b कितना आएगा 6 प्लस का 2 और माइनस का 8, आ गया, आ गया इक्वल टू कितना आएगा 90। मींस दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, और 0 आ गया ना दो का, है क्या? वो बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? क्या तक तो दिक्कत हो रही है? चलो बात नहीं करो, ठीक है, यहां तक आया? शांत जाओ। अलग होता perpendicular line passing through origin, passing through origin, making equal angle with x axis, y axis and z axis। बात नहीं करो। Perpendicular line passing through origin and making equal angles all the three axes। तो ये बताओ अगर कोई लाइन इक्वल एंगल बना रहा है तीनों एक्सिस से, क्या मैं कह सकता हूं दैट अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा? भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का अल्फा बीटा गामा। क्या मैं कह सकता हूं दैट कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू कितना
कॉस बीटा विल बी इक्वल टू कितना, कॉस गामा। लेकिन हमें क्या पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, 1, पता आता है ना नोटेशन। और तीनों सेम है, क्या लिख सकता हूं, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना, 1, कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आता, प्लस माइनस का 1/√3। जरा सोचो एल एम एन क्या होता है उस लाइन के डायरेक्शन को साइन, और एल एम एन ही तो सोचो क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्या हम एल एम एन बता सकते हैं क्या, √3, 1/√3, 1/√, और एक बार हमें एल एम एन मिल गया मतलब डायरेक्शन को साइन मिल गया। लाइन की इक्वेशन एक्स ओरिजिन से जा रहा है ना, x -0, y -0, z -0 अपॉन 1/√3, 1/√, है ना। इसकी जगह तुम 1 1 1 लिख देते तो भी सही था, तुम 1 1 1 लिख देते तो भी तो सही था, देखो रेशियो 1:1:1 ही तो है, तो भी सही होता। -1 -1 -1 लिख दो तो भी सही है। क्या चलो कल का पेश है, इफ लाइन takes अल्फा बीटा गामा डेल्टा angles with 4 diagonals or find cos square alpha plus cos square beta cos square gamma plus cos square delta। क्वेश्चन क्या है, क्या है, एक लाइन है, हमें नहीं दी कौन सी लाइन है, कुछ तो भी लाइन हो सकती है, और एक क्यूब है, क्यूब के 4 डायगोनल होते हैं, पता है ना, ठीक है ना। उस लाइन ने इन चारों डायगोनल से ये एंगल्स बनाए, ठीक है ना। अब उनको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, उसका वैल्यू पता करना है क्या होगा। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो क्योंकि हमें लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मान लेते हैं लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन बी L, M, N। क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन लाइन की मान लेता हूं L, M, N। या इनडायरेक्टली उस लाइन के अलोंग वाला जो वेक्टर है वो मैंने मान लिया L I कैप M J कैप प्लस N K कैप। लाइन के अलोंग वाला वेक्टर क्या गया। अब इसने कहा था क्यूब है, क्यूब के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता, क्यों ना अच्छा क्यूब मान ले, क्यों ना अच्छा क्यूब मान ले। इसके कोऑर्डिनेट कितना आएंगे, 0,0,0। इसके कोऑर्डिनेट A,0,0। इसका A और A तो A,A,0। इसका 0,A,0। इसका 0,A,A। इसका 0,0,A A तो यहां से कितना था A,0,A ये आता, और ये कितना आता A,A,A आता। तो मैं नामकरण कर दूं,
ए बी सी डी ई एफ जी एच। आ रहा नहीं आ रहा? तो इसने कहा अपनी वाली जो लाइन है उसने इस क्यूब के जो 4 डायगोनल्स होते, इसके 4 डायगोनल समझ में आ रहा है? पहला डायगोनल ए जी वेक्टर ले लू, पहला डायगोनल जो ए जी वेक्टर होता, ए जी वेक्टर कैसे निकालते? दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट, कितना था? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, क्या था? क्या था? अब बताओ इस लाइन ने इस डायगोनल के साथ कितना एंगल बनाया होगा? तो वापस से लाइन और डायगोनल के बीच का एंगल, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल निकाल ले, और इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? वापस से दिस डॉट दिस, कितना आएगा? ए आई कैप प्लस ए जे कैप ए के कैप, डॉट किसके साथ? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप बाय मॉड ऑफ दिस और मॉड ऑफ दिस। याद करो चूंकि डायरेक्शन को साइन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होगा? 1 है ना? यहां से कितना आता? ए एल, यहां से कितना था? ए एल प्लस ए एम प्लस ए एन भाई कितना? 3a, कितना आ गया? एल प्लस एम प्लस एन बाय, ये तुम्हारा कितना आता? कॉस अल्फा। ठीक आ गया तो बाकी सब हमें इस वाले डायगोनल और उस लाइन के बीच में एंगल चाहिए था, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लिया। दूसरा डायगोनल तो जो डी एफ वेक्टर बना सकता हूं, डी एफ वेक्टर कितना था? दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट, कितना था? ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस का ए के कैप। अब डायरेक्टली बता सकते हो क्या? कॉस बीटा कितना आएगा? कॉस बीटा कितना था? इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, तो कितना था? एल प्लस एम माइनस का एन बाय के बीच में और इसके बीच में एंगल। अगला डायगोनल बी एच, अगला डायगोनल कितना होता? बी एच वेक्टर, बी एच वेक्टर कितना था? माइनस का कितना? ए आई कैप प्लस का ए जे कैप का ए के कैप, कॉस गामा, कॉस गामा कितना था? इसका डॉट इसके साथ कितना था? माइनस एल प्लस एम प्लस एन कितना? √3 ना बचा कॉस डेल्टा। एक और कौन सा बच गया? क्या ना? इसी ना। एक और डायगोनल कौन सा बचा? इसी वेक्टर। अगला डायगोनल कौन सा बचा? ईसी। सी नहीं हुआ ना अभी? सी हुआ क्या? नहीं हुआ ना? ईसी, तो दिस माइनस का दिस कितना था? ए आई कैप माइनस का ए जे कैप प्लस का ए के कैप, कॉस ऑफ डेल्टा कितना था? एल माइनस एम प्लस एन बाय, अब करना क्या था उनको? सबको स्क्वायर करके ऐड करना था। सबको स्क्वायर करके ऐड करते तो देखो 1/3 तो क्या आता? कॉमन। 3 क्या आता? कॉमन। क्या आता? एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, एल प्लस एम माइनस एन का कितना? होल स्क्वायर। बोलो, एल माइनस एम प्लस एन का कितना? होल स्क्वायर प्लस माइनस एल प्लस एम प्लस एन का कितना? होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो बता दो पहले। कोई दिक्कत नहीं? अब गौर करना इधर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 1।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, यहां भी 1, कितने 1 निकल के आते 4, प्लस इसमें क्या क्या था, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ट्वाइस ऑफ एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन, क्या था इसमें, क्या था ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ट्वाइस ऑफ एल एम कैसा आता पॉजिटिव, एल एन कैसा आता नेगेटिव, एम एन कैसा आता नेगेटिव, प्लस ट्वाइस ऑफ एल एम कैसा था नेगेटिव, एल एन कैसा था पॉजिटिव और एम एन कैसा था नेगेटिव, प्लस ट्वाइस ऑफ एल एम नेगेटिव, एल एन नेगेटिव, एम एन पॉजिटिव, सबको ऐड करना है, कुछ अच्छा दिखा, प्लस का 2lm प्लस का 2lm, माइनस का 2 माइनस का 2 कटता, एम एन पॉजिटिव का, एम एन नेगेटिव का कटता, एल एन दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, बचता कितना है, और जी समझ में आया, उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि लाइन कौन सी है, तो कुछ भी हो एलिमेंट मान लेते हैं, उसने नहीं बताया क्यूब कौन सा है, अच्छा मान लिया है ना, फिर उसने जो जो बोला वो करते चले गए, तो कितना समझ जाओ, ठीक है, ध्यान देना 2000 सॉरी 34 पेज पे समझ जाओ, पेज नंबर 34 में पीवाई क्यू दिए हुए हैं, पेज नंबर 34 में पीवाई क्यू दिए हुए हैं, तुम्हें क्या करना है 2018 19 और 20 इन 3 साल के जितने भी पीवाई क्यू हैं वो सारे करना है ना, पेज नंबर 34 में पीवाई क्यू दिए हुए हैं 2018 19 और 20, इन 3 साल के पीवाई क्यू निपटाने पहले, आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा, और अगर ये हो जाए तो और पीछे जा सकते हो, पहले ये करना है ना, ठीक है, कल डिस्कशन में 2 दिन बाद करूंगा, का डिस्कशन 2 दिन बाद होगा, कर लेना ठीक है, कल होगे ना, और बताओ और सब बढ़िया, ठीक है, चलो क्या बच्चे, क्या हो गया, नहीं सुनाई दिया क्या, आओ तुम सुन रहे पहले, क्या हो गया, हाँ बोलो, अंका क्या हुआ, इसी, अरे वो डाला उसको यार सर्विस, डाल रखा है वो आ जाएगा।